समुद्र में जाना, ढलते सूरज को देखना, लहरों से बातचीत करना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार वही समुद्र आपकी जान भी ले सकता है। कुछ ऐसा ही तो हुआ था 2004 की सुनामी में, जिसमें रेखा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ कुछ ऐसी ही कहानियों के साथ बदलाव के नायक में। क्या आप देश की पहली महिला मछुआरन के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको उनके बारे में बताने जा रहे हैं। वो ऐसी पहली महिला मछुआरन है जिन्हें सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सबसे गहराई तक मछली मारने का लाइसेंस दिया है। ऐसे तो उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक पॉइंट पर सब कुछ बदल गया। क्या हुआ था, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अलौकिक खूबसूरती से सजा भारत का सबसे दक्षिणी प्रांत केरल, जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जहां फिशिंग मुख्य उद्योग है। भारत के पारंपरिक फिशिंग समुदाय में महिलाएं मछुआरन के तौर पर कम ही देखी जाती हैं। केरल की केसी रेखा भारत की पहली फिशिंग विमेन है। मछुआरे समुदाय में महिलाओं को मछुआरन के तौर पर काम करते कम ही देखा जाता है, लेकिन केरल के त्रिशूर के चक्कर गांव की केसी रेखा को समुद्र के इंटरनेशनल बॉर्डर पर गहराई तक मछली पकड़ने का लाइसेंस भारत सरकार की ओर से मिला हुआ है। वो अपने समुदाय की पहली ऐसी महिला हैं। रेखा ने इस काम की शुरुआत 10 साल पहले की थी। रेखा के पति कार्तिकेयन समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे, मगर 2004 में आई सुनामी का सबसे ज्यादा असर इंडोनेशिया, दक्षिण भारत और श्रीलंका में पड़ा था। भारत में सुनामी की वजह से लाखों लोग विस्थापित हुए थे। इस सुनामी का असर केसी रेखा के परिवार पर भी पड़ा। इस दौरान उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई। उनके पति पी कार्तिकेयन, जो मछली पकड़ने का काम करते थे, उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप होने लगा और उनके साथ काम कर रहे लोग भी पैसों की तंगी के कारण उनका साथ छोड़ गए। साथियों के जाने के बाद केसी रेखा के पति के लिए अकेले नाव और जाल से मछली पकड़ना संभव नहीं था। इस काम के लिए उनको 2 लोगों की आवश्यकता थी, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण वो मजदूरों को भी नहीं रख सकती थी। इसके बाद रेखा ने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पति के काम में हाथ बटाने का फैसला किया। अपने परिवार के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर समुद्र की गहराइयों में गोता लगाने लगी। ആദ്യം വഞ്ചിയിൽ പണിക്ക് പോകാൻ ആളെ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ വഞ്ചിയിൽ ആളെ കൂടെ പോയി തുടങ്ങി। मछली पकड़ने के काम में 2 लोगों की जरूरत होती है। शुरू में हमें साथ कोई काम करने वाला मिल नहीं रहा था। हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। ऐसे मुश्किल वक्त में मैंने खुद साथ जाकर मछली पकड़ने का फैसला किया। शुरू में लोगों ने मेरे फैसले का विरोध किया। मैं लड़की हूँ, मुझे ऐसे मुश्किल काम नहीं करना चाहिए, मुझसे नहीं होगा। लेकिन मुझे अपने बच्चों की परवरिश करनी थी, अपना घर चलाना था, इसलिए मैंने ये काम करने का फैसला किया। रेखा ने कभी तैराकी नहीं की थी। उनके लिए पहली दफा समंदर में मछली पकड़ने का अनुभव काफी बुरा रहा। उसके बाद रेखा ने न सिर्फ तैराकी सीखी, बल्कि फिशिंग से संबंधित हर बारीकी पर भी ध्यान दिया।
आज वो ये जानती हैं कि समुद्र का कौन सा रास्ता सही है और किस मौसम में फिशिंग करना उचित है। हालांकि रेखा और कार्तिकेयन के लिए समुद्र की गहराइयों में दिन भर बिताना आसान नहीं होता, फिर भी अपने परिवार की खातिर जान की परवाह किए बिना ये दोनों इस काम में जी जान से जुटे हुए हैं। हालांकि कुछ समय पहले ही इनकी पति की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और उनकी बीमारी के कारण इस वजह से एक बार फिर ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। ഈ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ പോകണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വേറെ പണിക്കൊന്നും പോവാൻ തോന്നിയില്ല ആളെ കൂടെ പോവാൻ मैं अपने पति के साथ ही समंदर में जाती हूँ मछली पकड़ने के लिए और उनके साथ ही सहज महसूस करती हूँ, सुरक्षित महसूस करती हूँ। पहले जब जाती थी मुझे उल्टी वगैरह की शिकायत होती थी और ये सिलसिला लगभग 1 महीने तक चला, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। വീണ്ടും കടലിൽ തന്നെ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു। वहीं रेखा के पति को अपनी पत्नी पर काफी गर्व है, जो आज प्रदेश के साथ साथ देश के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। शुरू में जब आदमी काम पर नहीं मिल रहे थे, मुझे किसी सहयोगी की जरूरत थी मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि इसमें 2 लोगों की जरूरत होती है। तब मेरी पत्नी ने मुश्किल की उस घड़ी में मेरा साथ दिया। शुरू में उसको बहुत दिक्कत हुई, तबीयत खराब रहती थी, उल्टियां होती थी, दिन भर घर में लेटी रहती थी, मगर अगले दिन फिर रोजमर्रा का काम खत्म करके समुद्र के तट पर आ जाती थी। अब उसने खुद को एडजस्ट कर लिया है। अब हम दोनों साथ जाते हैं, खूब सारी मछलियां पकड़ करके साथ लाते हैं। आज रेखा कार्तिकेयन एक मिसाल हैं उन सभी के लिए जो हालातों के आगे समझौता नहीं करते, बल्कि डटकर मुकाबला करते हैं और मुश्किलों के भंवर से सफलता की नाव निकाल लेते हैं। चुनौतियों से डरना नहीं, उनसे टकराना होगा। अगर सफलता को पाना है तो हद से आगे जाना होगा। भारत की पहली वुमेन फिशरमैन रेखा कार्तिकेयन की स्टोरी कम से कम यही बयान करती है। अगर हौसले बुलंद हो तो बड़े से बड़े सागर का हौसला भी आपके आगे चकनाचूर हो जाता है। सिद्धार्थ झा, केरल से। रेखा ही नहीं बल्कि और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी हिम्मत बना दी। ऐसा ही एक नाम है टनल मैन का, जिनका जिक्र हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात में किया था, जिसके बाद लोगों ने उन्हें और पहचाना। खेती बाड़ी में उनका कोई जवाब नहीं है और उनके इनोवेशन ऐसे हैं कि कोई भी देखकर हैरान रह जाए। साल 2022 के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई तो इसमें एक ऐसे शख्स का नाम शामिल था जो कभी मजदूर था। इतना ही नहीं, लोग उन्हें मानसिक तौर पर अस्वस्थ करार देते थे, लेकिन आज उन्हें कैनाल मैन के नाम से देश और दुनिया जानती है। ये हैं कर्नाटक के अमाई महालिंगा नाइक, जिन्हें पद्मश्री से उनके कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के लिए असाधारण योगदान के लिए घोषित किया गया है। अमाई महालिंगा ने असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में अमाई महालिंगा की प्रशंसा करते हुए कहा, ये एक किसान हैं और कर्नाटक के रहने वाले हैं। पद्म सम्मान पाने वाले एक और व्यक्ति हैं श्रीमान अमाई महालिंगा नाइक। एक किसान है और कर्नाटका के रहने वाले हैं। इन्हें कुछ लोग टनल मैन भी कहते हैं। उन्होंने खेती में ऐसे ऐसे इनोवेशन किए हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाए। इनके प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ छोटे किसानों को हो रहा है। महालिंगा के काम को आज खूब सराहा जा रहा है, लेकिन उनमें अपनी उपलब्धि को लेकर जरा सा भी अहंकार नहीं है। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सरकार उन्हें इतना बड़ा सम्मान देगी। एक मजदूर अमाई महालिंगा के कैनाल मैन तक बनने के सफर की दास्तां बहुत ही प्रेरक है। कभी अमाई महालिंगा मजदूर थे और उनके स्वभाव में कठिन परिश्रम की आदत शुमार थी, और इसी के चलते उन्हें एक व्यक्ति ने उनकी मेहनत से खुश होकर बंजर जमीन का 2 एकड़ का टुकड़ा उन्हें इनाम के तौर पर दे दिया था। यह बंजर जमीन पहाड़ी इलाके में थी और यहाँ बिना सिंचाई के फसल उगाना नामुमकिन था। ऊंची पहाड़ी पर बंजर जमीन में सिंचाई पर बड़े खर्चे के लिए न तो अमाई महालिंगा के पास पैसा था और न ही किसी तकनीकी का ज्ञान।
लेकिन अमाई महालिंगा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और खुद ही सुरंग खोदना शुरू कर दिया। दरअसल अमाई महालिंगा का मानना था जब सिंचाई के लिए आधुनिक यंत्र नहीं थे तब भी सिंचाई की जाती थी पारंपरिक ढंग से, और इसी भरोसे के सहारे अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन इस राह में बड़ी मुश्किल थी। अमाई महालिंगा नाइक ने पहाड़ी के बंजर जमीन पर अपने खेत के लिए सुरंग खोदना शुरू किया। बहुत ही मेहनत, जुनून और लगन के साथ एक के बाद एक करके 4 साल में 5 सुरंगें खोद डाली, लेकिन खेत तक पानी लाने का सपना दूर ही नजर आया। हौसला टूटने लगा और एक बार तो अमाई महालिंगा नाइक को ऐसा लगा कि लगातार 4 साल की कड़ी मेहनत भी व्यर्थ चली जाएगी। फिर भी कैनाल खोदना जारी रखा। सुरंगों की गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद जब 7वीं सुरंग को खोदा तो यह उम्मीद की किरण बनकर दिखने लगी। अमाई महालिंगा नाइक की जारी मेहनत के चलते वह दिन भी आ गया जब जमीन में पानी की नमी के एहसास ने उम्मीद की बदली बनकर बरस पड़ी। ये 6 फीट चौड़ा है, जिसको हमने नारियल के पेड़ के छांव में बनाया है। हमें हाल ही में भूमि के रिकॉर्ड मिले हैं, लगभग 3 साल में। ये हमारा 7वां सुरंग है। हमारा पहला बोरवेल असफल हो गया था, लेकिन अब यहाँ पानी का बहाव अच्छा है। आखिर अमाई महालिंगा ने अपने खेत में सुरंगों के जरिए पानी पहुंचाने में कामयाबी पाई। खेत में फसलें उगाई। उनकी शोहरत और कामयाबी की कहानी गांव, शहर, क्षेत्र, कर्नाटक और देश से आगे निकलकर विदेशों तक पहुंच गई। बिना पढ़े लिखे महालिंगा के इस काम को देखने के लिए कई देशों के लोग उनके खेतों तक पहुंचे। Why is international law so important? And what is India's contribution? India shows an extraordinary example of adhering to the norms of international law. India has been party to number of multilateral treaties. India has been faithfully executing all its international obligations. During 60 years of existing, ALCO play a critical role and can be a platform or think tank for the Asian African countries. And also the decision of the ICJ or the judgment of ICJ is very important because it creates a source of international law. आपके सांसद में इस हफ्ते मिलिए 27 वर्षों का राजनीतिक अनुभव रखने वाले शिवसेना सांसद श्रीरंग अप्पा बारने से। ये भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। इस मावल प्रांत से मावले जमा करके इकट्ठा करके इस भूमि से शुरुआत की, इसलिए उसका नाम मावल रखा गया। केंद्र में भारतीय जनता पक्ष की सरकार है। पिछले 5 बरस हम साथ में जुड़े थे, अभी नहीं है। थोड़ी दिक्कतें आती है। रेल का बहुत काम है, जैसे कि पूना से लोनावाड़ा तक ट्रेन चलती है, उसमें तीसरा और चौथा ट्रैक करने के बारे में पूरी तरह से डीपीआर तैयार है। शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। We followed Sun Tzu's old principle: to win a war without fighting a war. You fight a war here through peace, through establishment of peace. Army, Jammu and Kashmir police and the paramilitary understood how important is Aam Aadmi in Kashmir and his role in checking the terrorism. The engagement of the Indian military, the paramilitary, the police forces in Jammu and Kashmir, how the future of an insurgency is managed, and even
eliminated. Watch our special presentations in The Defenders only on Sunset TV. दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें? उनको ना हो ख्याल तो हम क्या जवाब दें? न आपके ऑपरेशन के अधिकार की बांध को खोलना, उसमें किसका कितना शेयर होगा, किसका कितना हिस्सा होगा, किस राज्य को उससे बनने वाली कितनी बिजली मिलेगी, किस राज्य का बिजली पर अधिकार होगा, हम कहीं उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहते, हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। न ऑपरेशन और मेंटेनेंस के आपके अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहते। संसद संवाद में इस बार देखिए संसद में हुई बांध सुरक्षा विधेयक पर चर्चा। शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं झारखंड के रांची शहर, जहां पर आप मिलेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जो खुद तो किसान नहीं है, लेकिन अब तक न जाने कितने किसानों की उन्होंने जिंदगी बदल कर रख दी है। उनके और उनकी पूरी टीम का हुनर का अंदाजा आप केवल इस बात से लगाइए कि उनके द्वारा उगाए गए औषधीय पौधों को आज खरीदने के लिए अमेरिका कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। सकारात्मक खबरें कई बार आपके आसपास होती हैं और आपको उसकी जानकारी नहीं हो पाती। ऐसा ही एक नाम है अर्चित आनंद का, जो झारखंड रांची के रहने वाले हैं। तकरीबन 20 सालों से वो वाटर हार्वेस्टिंग और फार्मिंग पर काम कर रहे हैं, जिसकी बदौलत झारखंड में कई मजदूरों को रोजगार भी मिल रहा है। अर्चित आनंद की रुचि आज इनको विकास के अलग राह पर लेकर चल रही है। झारखंड, जिसे खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य माना जाता है, जल, जंगल, जमीन तीनों की यहाँ कोई कमी नहीं है, पर कमी है तो कुछ ऐसे लोगों की जो उस संपदा को संवार सके। अर्चित आनंद तकरीबन 20 सालों से ऐसे ही काम में जुटे हैं। शुरुआत तो 20 साल पहले हुई थी, जब से मैं मतलब पढ़ाई के बाद मैंने मेरा झुकाव पहले से था, लेकिन पढ़ाई के बाद जब मैं फ्री हुआ कॉलेज से, तो मैंने सोचा कि पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ किया जाए। राज्य से बाहर निकलकर रोजगार तलाशने के बजाय उन्होंने फैसला किया कि अपने ही राज्य में रहकर वह रोजगार को बढ़ावा देंगे, ताकि और भी लोगों का घर चल सके। अर्चित ने सबसे पहले ऐसे बंजर जमीनों को चिन्हित किया जो तकरीबन 60 सालों से पड़ती पड़ी थी। उसके बाद उस जमीन पर उन्होंने खेती का काम शुरू किया, जो पूरी तरह ऑर्गेनिक थी और खेती वैज्ञानिक तकनीक पर की जा रही थी, ताकि अधिक से अधिक पानी की बचत हो सके। जमीन ज्यादातर वहीं आसपास रह रहे गांव वालों की थी, जो खेती करने में सक्षम नहीं थे, पर बंजर जमीन उसकी चिंता जरूर बढ़ा रही थी। अर्चित के प्रयासों के बाद गांव वालों की जमीन एक बार फिर से हरी भरी हो गई और बिना किसी खर्च के जमीन पर खेती भी होती रही और गांव वालों का घर भी चलता रहा। आज उनकी कोशिश ही है कि उनके प्रयास के बदौलत करीब 3000 किसानों का घर चल रहा है। जगह जो है तकरीबन 100 एकड़ का एक एरिया है, जिसमें करीब 40 तरह किसान हैं जिनकी जमीन है, और ये पहले 50 वर्षों से बिल्कुल खाली पड़ी थी। हमने यहाँ किसानों से बात की, ग्राम सभा किया, उनको तैयार किया कि भाई इस खाली पड़ी ज़मीन में आप खेती करें। तो वैसे लोग जो चाहते थे, कुछ लोग नहीं भी चाहते थे, लेकिन मिल के इन लोगों ने शुरू किया। आज ये किसान जो पहले शहर में मजदूरी करते थे या दूसरे राज्यों में पलायन भी कर जाते थे, आज यहाँ पे अपने खेत में खेती कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज बाहर के जो खरीदार हैं यहाँ आते हैं उनके पास, और उनकी खरीद यहाँ से होती है, किसान के घर से ले जाते हैं। इनको घर बैठे अच्छी आमदनी हो रही है, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसको इन लोगों ने ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया है।
इसमें केमिकल का कम से कम इस्तेमाल या कहें न के बराबर इस्तेमाल यहाँ होता है और किसान बड़े जागरूक हैं और आय का साधन जो है इनका अब ये हो गया है। अब ये दूसरे खेतों में नहीं जाते, पढ़ते भी हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और खेती भी करते हैं, सब्जियां भी बेचते हैं। झारखंड में मानसून काफी अच्छा होता है, जिसका पूरा फायदा यहाँ के किसान उठा रहे हैं। खेत में सब्जियों की पैदावार इतनी अच्छी हो रही है कि देश के कोने कोने तक उनको अच्छे भाव में पहुंचाया जा रहा है। इस काम में अर्चित को उनकी पत्नी भी काफी मदद कर रही हैं। तो ये एक ऐसा काम है जिसमें गांव-गांव जाके लोगों से मिलके, और चूंकि महिलाएं इंटरेक्ट हो जाती हैं, बात करने लगती हैं कि क्या है, तो हम लोग समझाते हैं कि ये आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है और आप इस काम को करके अपने परिवार का भला कर सकती हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं। एक सशक्त भारत की जो कल्पना की जा रही है उस पर ये काम काफ़ी लाभदायक होगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं और इसका काफ़ी लाभ होता है। आज महिलाएं काफ़ी इस क्षेत्र पे आगे बढ़ गई हैं। हमें अर्चित की पहल की सराहना करनी चाहिए, साथ ही उनका हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि वो ऐसे कामों के लिए और भी लोगों को प्रेरित कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। और अब वक्त हो चला है 7 समंदर पार से आपको एक ऐसे नायक से मिलवाने का जिनकी एक खोज ने आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। अमेरिका के रहने वाले नरेंद्र सिंह कपानी, जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। प्रोफेसर कपानी भारतीय मूल के थे जो अमेरिका में रहते थे। मरणोपरांत उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। फाइबर ऑप्टिक्स शब्द सुनकर दिमाग में हाई स्पीड इंटरनेट केबल का विचार आता है। कंप्यूटर से जुड़ी अधिकतर चीजों की खोज विदेश में हुई है, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि फाइबर ऑप्टिक्स शब्द गढ़ने वाले नरेंद्र सिंह कपानी भारत में पैदा हुए और यहीं पढ़े थे। वे एक ऐसे गुमनाम हीरो हैं जिसने दुनिया भर के अरबों लोगों के जीवन में योगदान दिया। फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक खोजकर दुनिया में संचार क्रांति की नींव रखने वाले प्रोफेसर नरेंद्र सिंह कपानी की उपलब्धियों को हम नहीं भूल सकते। 1954 में फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक के तौर पर दुनिया के सामने आई। कपानी ने ही 1960 में साइंटिफिक अमेरिकन के एक लेख में पहली बार दुनिया को फाइबर ऑप्टिक्स शब्द दिया था। उनको नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया। उन्हें दुनिया के प्रमुख भौतिक विज्ञानियों में गिना जाता है। हौसले अगर बुलंद हो तो मंजिलें अपने आप मिल जाती हैं। हमारे बीच ऐसे कई नायक हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। इस कड़ी में हमारी कोशिश थी कि कुछ ऐसे ही नायकों को हम आपके बीच लेकर आ सके। आज के लिए इतना ही। आगे भी आप सब देखते रहे संसद टीवी। अगली बार आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।